प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग संघ और उसके राज्य क्षेत्र अध्याय 4 का दूसरा दिन या दूसरी कक्षा भाग 2 में आज आपके सामने हैं और केंद्र और उसके राज्य क्षेत्र इसके अंतर्गत राज्यों का पुनर्गठन टॉपिक पर बात करना है। राज्यों का पुनर्गठन, पूरी बात है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। यानी इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? स्वतंत्रता के पश्चात संविधान निर्माण के दौरान भारत को कितने राज्यों में बांटना है, राज्यों को बांटने का आधार क्या होगा, ये प्रश्न संविधान निर्माताओं के सामने था। संविधान निर्माण सभा में इस पर गहन विचार हुआ, लेकिन इसी दौरान जब संविधान का निर्माण चल रहा था, इसी दौरान राज्यों का जो गठन हो रहा था उसमें भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग चलने लगी। भारत एक विविधता वाला देश है, हम सभी जानते हैं, और सैकड़ों भाषाएं भारत में और बोलियां प्रयोग में लाई जाती। जिस जिस क्षेत्र में जिस भाषा का प्रभाव था, उस क्षेत्र में उस भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग होने लगी थी। तो ये संविधान के निर्माण के दौरान ही होने लगा था। और ऐसे में संविधान निर्माताओं के सामने ये प्रश्न महत्वपूर्ण था और इसलिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राज्यों के पुनर्गठन, राज्यों की सीमाओं के निर्धारण का आधार तय करने के लिए एक आयोग का गठन किया। एक 4 सदस्यीय आयोग का गठन न्यायमूर्ति एस.के. धर की अध्यक्षता में किया गया और फिर यहीं से राज्यों के पुनर्गठन का जो विषय है वो आगे बढ़ता है। तो हम लोग एक एक करके एक एक बात क्रम से लेके चलेंगे ताकि ये कहानी हमें समझ में आ जाए, राज्यों के पुनर्गठन का संपूर्ण मामला हम जान जाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि संविधान सभा या संविधान निर्माण के दौरान भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग। तो टॉपिक है संविधान निर्माण के दौरान भाषाई आधार पर, क्या आधार था? भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग चल रही थी। ये पहली बात शुरू करते हैं हम लोग कि एक तरफ संविधान का निर्माण हो रहा था और दूसरी तरफ भाषाओं के प्रभुत्व की बात चल रही थी। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की
बात चल रही थी, मांग चल रही थी। और इस तरह से जब ये मांग चल रही थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक आयोग का गठन किया। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग का गठन किया। ने एक आयोग का गठन किया। आयोग का नाम क्या होगा? भाषाई प्रांत आयोग। आयोग का नाम भाषाई प्रांत आयोग। ये आयोग बना भाषाई लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन। इसका पूरा नाम होगा लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन। ये बना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका गठन किया 27 नवंबर 1947 की। 27 नवंबर 1947 ये आयोग का गठन हुआ। 4 सदस्यीय आयोग। तो आयोग के बारे में आपने देखा कि भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन जिसका नाम होगा 27 नवंबर 1949 को यह गठन हुआ। 4 सदस्य इसमें रखे गए। 4 सदस्य। तो 4 सदस्यीय आयोग यानी 4 सदस्य जो थे ये कौन थे? एक न्यायमूर्ति एस के धर। पहला नाम हम लेंगे न्यायमूर्ति एस के धर। न्यायमूर्ति एस के धर ये इस आयोग के अध्यक्ष थे। तो आयोग की अध्यक्षता किया न्यायमूर्ति एस के धर ने। और इस तरह से अन्य सदस्य इसमें थे। तो 4 सदस्यों की कमेटी बनी। इस कमेटी ने इस बात पर विचार किया और 10 दिसंबर 1948 और 10 दिसंबर 1948 को आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो आयोग का गठन हुआ। आयोग ने इसका अध्ययन किया पूरा और अध्ययन करने के बाद आयोग ने अपनी रिपोर्ट 10 दिसंबर 1948 को प्रस्तुत कर दी। और इस रिपोर्ट की जो सबसे मुख्य बात थी वो ये कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को या विचार को आयोग ने अस्वीकार कर दिया। रिपोर्ट प्रस्तुत की भाषाई आधार पर यानी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। कौन किया? आयोग ने। ये आयोग की रिपोर्ट जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी
वो यही कि भाषाई आधार पर राज्य बनाना ठीक नहीं है। आयोग ने अपने अध्ययन के बाद रिपोर्ट में बताया। और आधार क्या रहेगा? आधार का सुझाव, कौन सा सुझाव दिया? तो आधार का सुझाव था कि प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय और विकास की सुविधा, प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय, विकास, इन आधारों पर, इन आधारों पर राज्य का पुनर्गठन करने का सुझाव दिया। तो बात चली थी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को समझने की। न्यायमूर्ति एस के धर आयोग ने, जिसका नाम था भाषाई पुनर्गठन आयोग, उस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया और जो आधार बताया कि किस आधार पर राज्य का पुनर्गठन हो, तो वो आधार हुआ प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय और विकास। इन बातों को ध्यान में रखकर राज्यों के पुनर्गठन का सुझाव दिया और इस तरह से यह मांग अभी स्वीकार नहीं की गई। दूसरी तरफ कांग्रेस कमेटी ने भी एक कमेटी बनाई। कांग्रेस की कार्य समिति ने भी न्यायमूर्ति एस के धर की रिपोर्ट को समझने के लिए एक कमेटी का निर्माण किया। उसको कहते हैं जेवीपी कमेटी। जेवीपी मैंने जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों की एक कमेटी बनी और इस कमेटी ने एस के धर रिपोर्ट का अध्ययन किया और इस कमेटी ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध कर दिया। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने, यानी एक तरफ यह हो रहा था कि कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा कांग्रेस कार्य समिति ने एक आयोग पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए बनाया। एस के धर आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए बनाया। तो एक आयोग का गठन किया, उसका नाम था जेवीपी आयोग या जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी उसको नाम ले लें। तो ये बना जेवीपी कमेटी। जे मने जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, वी मने वल्लभ भाई पटेल, और पी मने पट्टाभी सीतारमैया। ये कमेटी बनी। ये कमेटी बनी जिसको जेवीपी कमेटी कहा गया। जेवीपी कमेटी। इस कमेटी का काम था, 3 सदस्यीय कमेटी, इसका काम था धर साहब की जो रिपोर्ट थी उसको समझना। और इस आयोग ने भी, उक्त आयोग ने भी भाषाई आधार पर
राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। पुनर्गठन का विरोध किया। इस प्रकार इन दोनों समितियों की रिपोर्ट के आधार पर, आयोगों की रिपोर्ट के आधार पर जो परिस्थिति सामने आई, उसमें अब यही होना था कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अब संभव नहीं है। 1 अप्रैल 1949 को ये रिपोर्ट आया। 1 अप्रैल 1949 को ये रिपोर्ट आया था, जेवीपी कमेटी का रिपोर्ट, और इस कमेटी ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को ठुकरा दिया। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो मांग थी, मांग वो समाप्त नहीं हुई थी, बंद नहीं हुई थी, बल्कि कहीं कहीं ये मांग और उग्र रूप धारण करने लगी। यानी भाषाई आधार पर जो राज्यों की मांग की जा रही थी, वो मांग समाप्त नहीं हुई, बल्कि तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य की मांग करने में एक ऐसे व्यक्ति जिनका नाम श्री पोट्टी रामुल्लू ने तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य की मांग करते हुए आमरण अनशन जारी कर, आमरण अनशन पे बैठ गए। ये घटना हुई नवंबर-दिसंबर 1952 में, और उनके आमरण अनशन पर बैठने के दौरान एक दुखद घटना घटी, और आमरण अनशन के 56 दिन पूरा होने पर पोट्टी श्री रामुल्लू का निधन हो गया। 15 दिसंबर 1952 का दिन था। पोट्टी श्री रामुल्लू का निधन हो गया। अब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तुरंत भाषा के आधार पर राज्य के गठन की घोषणा कर दी तेलुगु भाषा के लिए, और इस तरह से तेलुगु भाषा के आधार पर पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश, पोट्टी श्री रामुल्लू के निधन के पश्चात। और फिर जैसे ही आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन राज्यों भाषा के आधार पर किया गया, भारत के बाकी हिस्से में भी कोने कोने से भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग जोर पकड़ने लगी। तो अभी जो घटना हुई उसको हम लोग मेंशन करेंगे। तो यहां तक बात हुई थी कि भाषाई आधार पर पुनर्गठन की जो मांग थी उसको जेवीपी कमेटी ने भी स्वीकार कर दिया। 1 अप्रैल 1949 के रिपोर्ट में साफ साफ कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना एक घातक कदम होगा, ऐसा जेवीपी कमेटी ने कहा। परंतु भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग जारी थी या जारी रही, ये भी बंद नहीं हुई, ये अभी भी चल रही थी। और तेलुगु भाषा के आधार पर
तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग अलग राज्य की मांग करते हुए पोट्टी श्रीरामुलु पोट्टी श्रीरामुलु आमरण अनशन पर बैठ गए। आमरण अनशन पर बैठ गए। तो मांग अभी इस सीमा तक पहुंच गई कि पोट्टी श्रीरामुलु आमरण अनशन पर बैठ गए तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग को लेकर के। और आमरण अनशन के 56 दिनों बाद 56 दिनों बाद श्री रामुलु का निधन हो गया। तो ये दुखद घटना हुई, पोट्टी श्रीरामुलु का निधन हो गया। उसी समय ये घटना हुई 15 दिसंबर 1952। 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। अतः प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा कर दी। उन्होंने देर न लगाया, इसकी उन्होंने तुरंत कर दिया। और 1 अक्टूबर 1953 को 1 अक्टूबर 1953 के दिन जो है तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। और आंध्र प्रदेश इस प्रकार भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। तो ये ध्यान रखेंगे कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। तो हम लोगों ने पूरे घटनाक्रम को समझा। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर राज्य का रूप ले लिया, राज्य बन गया। लेकिन अब तो भाषाई आधार पर राज्यों की मांग और जोर शोर से उठ खड़ी हुई। चारों तरफ से भाषाई आधार पर राज्यों की मांग होने लगी। और इसलिए 1953 में ही न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति राज्य पुनर्गठन आयोग का पुनः गठन किया गया। तो अब 1953 में
1953 में ही राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। अध्यक्षता न्यायमूर्ति फजल अली, 3 सदस्यीय द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इसको कहा गया, द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। बना 1953 में 3 सदस्यीय आयोग न्यायमूर्ति फजल अली, आप इसके अध्यक्ष थे। तो न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ। 2 अन्य सदस्य जो थे वो उसमें कौनव पनिक्कर और उसके अलावा के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, 2 और सदस्य के.एम. पनिक्कर, इसके अलावा हृदयनाथ कुंजरू। इस तरह से 3 सदस्यों की जो समिति बनी राज्य पुनर्गठन आयोग, न्यायमूर्ति फजल अली अध्यक्ष, के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, ये कुल 3 सदस्यों द्वारा इस कमीशन का गठन हुआ। 30 दिसंबर 1955 को 30 दिसंबर 1955 को कमेटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दिया। रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। तो इस तरह से देखा आपने कि रिपोर्ट भी आ गई 30 दिसंबर 1955 को, और रिपोर्ट में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। पारित हुआ। तो इस प्रकार न्यायमूर्ति फजल अली आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 बना, और इसके परिणाम स्वरूप 7वां संविधान संशोधन हुआ। 7वां संविधान संशोधन किया गया, और 7वां संविधान संशोधन करके 7वें संविधान संशोधन द्वारा जो राज्यों के 4 वर्ग थे, क ख ग घ, उन्हें समाप्त कर दिया गया। राज्यों की 4 श्रेणियां द्वारा मूल संविधान में ये चीजें थी, मूल संविधान में, तो मूल संविधान में राज्यों की 4 श्रेणियां कौन कौन थी? क ख ग और घ। इन चारों श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया।
समाप्त कर दिया गया। तो 4 श्रेणियां जो संविधान के अंदर मूल संविधान में दी गई थी राज्यों का क ख ग घ, उन्हें समाप्त कर दिया गया और प्रथम अनुसूची तथा प्रथम अनुसूची, थोड़ा सा इसे समझ लेंगे कि ये क्या है। तो प्रथम अनुसूची में जो राज्य थे, प्रथम अनुसूची में राज्य 562 में से 559 रियासतों को राज्य में सम्मिलित किया गया था। तथा 4 श्रेणियां क, ख, ग और घ बनाई गई थी। तो इस तरह से ये जो बात है कि जो 4 श्रेणियां बनी हुई थी वो 4 श्रेणियां समाप्त हुई और क ख ग राज्यों की श्रेणियां भी समाप्त कर दी गई और इसको समाप्त करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। परिणाम स्वरूप 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। तो पूरी प्रक्रिया राज्यों के पुनर्गठन तक राज्यों का जो क ख ग घ का की श्रेणी थी उस श्रेणी को समाप्त किया गया। उस श्रेणी का इतिहास ये है कि आजादी के समय जो 562 कुल रियासतें थी उन रियासतों में से 559 रियासतों को भिन्न भिन्न राज्यों में सम्मिलित कर दिया गया और उनके प्रतिनिधित्व, मान सम्मान, सब चीजों को देखते हुए 4 श्रेणियां बनाई गई राज्यों की। 4 श्रेणी क, श्रेणी ख, श्रेणी ग और श्रेणी घ। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 ने सुझाव दिया कि ये श्रेणियां क ख ग घ श्रेणी समाप्त कर दी जाए। तो इन श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया और अंततः 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। यद्यपि फजल अली आयोग ने आयोग ने 16 राज्य की सिफारिश की थी। 16 राज्य और 3 संघ क्षेत्र, 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश की सिफारिश की थी। परंतु बने कितने? बने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। इस प्रकार आपको सारी बातें क्रमबद्ध रूप से ध्यान रखनी होगी कि किस प्रकार राज्यों का पुनर्गठन हुआ, राज्यों के पुनर्गठन आयोग ने किस प्रकार काम किया। यहीं पर हम लोग क्लास का रिवीजन कर लेते हैं और अभी भाषाई आधार पर पुनर्गठन का जो मामला है इसको अगले खंड के लिए रखते हैं।
क्योंकि क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। तो इतनी बात को हम लोग रिवाइज करके क्लास को, आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं, भाग 2 को। तो बात हम लोगों ने शुरू की थी भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। कहानी कुछ ये थी कि संविधान जब बन रहा था, संविधान निर्माण के दौरान भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग चल रही थी। जब ये मांग चल रही थी, उसी दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक आयोग का गठन कर दिया, ये जानने के लिए कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ठीक रहेगा। तो इसको करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक आयोग बनाया। आयोग का नाम था भाषाई प्रांत आयोग। तो भाषाई प्रांत आयोग बना, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन बना। लिंग्विस्टिक प्रोविजन कमीशन बना 27 नवंबर 1947 को, जिसमें 4 सदस्य थे। इस तरह से ये आयोग कितने सदस्यों वाला? 4 सदस्यों वाला आयोग बना, 4 सदस्यीय आयोग। 4 सदस्य में जो इसके अध्यक्ष थे वो न्यायमूर्ति एस के धर थे, इसलिए इसको धर आयोग भी कहते हैं। तो धर आयोग का गठन हुआ। आयोग ने अपना अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद आयोग ने 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रस्तुत कर दी। रिपोर्ट में जो सबसे अहम बात जो जानने वाली थी वो ये कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो मांग थी उसको धर आयोग ने अस्वीकार कर दिया। धर आयोग ने कहा नहीं, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मामला ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि भाषा भारत एक विविधता वाला देश है। हमारे यहाँ सैकड़ों भाषाएं बोलियां हैं। राज्यों को भाषा के आधार पर बांटने का अंतहीन मांग चलता रहेगा, इसलिए इसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और इसके आधार पर आयोग ने कहा कि जो आधार होना चाहिए राज्य बनाने का वो प्रशासनिक आधार होना चाहिए। प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर, भौगोलिक सीमाओं को ध्यान में रखकर, विकास और वित्तीय व्यवस्था को ध्यान में रखकर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए और ये आधार बने राज्यों के पुनर्गठन के लिए यश के धर के अनुसार। लेकिन बात अभी यहीं खत्म नहीं हुई। धर आयोग ने जहां रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की, उसी समय कांग्रेस की कार्य समिति ने भी एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया न्यायमूर्ति एस के धर की रिपोर्ट को समझने के लिए। और वो जो कमिटी बनी, वो जो 3 सदस्यीय आयोग बना, उसका नाम था जेवीपी कमिटी। जेवीपी, जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी मतलब पट्टाभी सीतारमैया। इन तीनों के 3 सदस्यीय कमेटी का इन तीनों के साथ गठन किया गया और इस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग का न केवल अस्वीकार किया बल्कि विरोध किया। इस आयोग ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अच्छा संकेत नहीं होगा। ये रिपोर्ट आया 1 अप्रैल 1949 को। भाषाई आधार पर पुनर्गठन की मांग पूरी तरह से खारिज हो गई और इस तरह से यहां भाषाई आधार को छोड़कर जो अन्य आधार थे उन पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। लेकिन भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग खत्म नहीं हुई। ये मांग और जोर पकड़ने लगी थी। ये मांग बदस्तूर जारी थी और इस मांग ने तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य के अलग राज्य के निर्माण की मांग करते करते पुट्टी श्री रामुलु आमरण अनशन पर बैठ गए। उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया और एक दुखद घटना घटी। आमरण अनशन के 56 दिनों बाद श्री रामुलु का दुखद निधन हुआ। अब करना क्या था?
15 दिसंबर 1952 को, जिस दिन पोटी श्री रामुलु का निधन हुआ, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तुरंत तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा कर दी। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना भाषा के आधार पर, अर्थात भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। 1953 में ही सरकार ने एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया, द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया। ये जो आयोग था, ये 3 सदस्यीय आयोग था, जिसकी अध्यक्षता किया न्यायमूर्ति फजल अली ने। 2 अन्य सदस्य जो थे वो एक के.एम. पनिक्कर थे और दूसरे व्यक्ति थे हृदयनाथ कुंजरू। इन 3 सदस्यों की समिति ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और रिपोर्ट के आधार पर, उसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पास किया गया, पारित किया गया। तो एक तरफ तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया, साथ ही 7वां संविधान संशोधन भी किया गया। इस संविधान संशोधन को करने का कारण यह था कि मूल संविधान के अंदर 7वां संविधान संशोधन किया गया, क्योंकि मूल संविधान के भीतर राज्यों की 4 श्रेणियां थी, क, ख, ग, घ। इन चारों श्रेणियों को 7वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। 4 श्रेणियां जो थी, उनके इतिहास को जान लें तो जो 4 श्रेणियां थी, वो पहली अनुसूची में 562 रियासतों में से 559 रियासतों को मिलाकर राज्यों की 4 श्रेणियां गठित की गई थी, क, ख, ग, घ। इन्हीं 4 श्रेणियों को फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा 7वें संविधान के द्वारा इसे समाप्त किया गया और इसके परिणाम स्वरूप 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। और यद्यपि ये भी आपको याद रखना है कि फजल अली आयोग ने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश की। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि न्यायमूर्ति फजल अली की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाना था, परंतु बनाए कितने गए? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अभी यह टॉपिक अगले दिन भाग 3 के लिए भी जारी रहेगा। तब तक हम लोग आराम करते हैं। धन्यवाद।